नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। साइंस की क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहा हूं। बायोलॉजी क्लास नंबर 1, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने कई सारे लेक्चर, कंसेप्ट, थ्योरी, न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ करवा रखे हैं, एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो से, पीरियोडिक टेबल, सारी चीजें। बट बायोलॉजी में मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो अभी जो है काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, जेपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, एसएससी, सीएचएसएल का पेपर है, जहां पे बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ स्टैटिक जीके के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो बिना विलंब किए हुए क्लासेस स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वीडियो की जो ड्यूरेशन मैंने कम किया है, थोड़ा सा चेंजेस किया है कि कंटेंट को और मैंने खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। आज की अगर हम बात कर लेते हैं तो आज आपको ऑलमोस्ट 40 से प्लस क्वेश्चन आपको मैंने कवर करवा दिए केवल 2 क्वेश्चन में। अब ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि उस टॉपिक को जो मैंने करवाया है, उस टॉपिक से आपके कोई भी एग्जामिनेशन में जैसे पूछा गया था, चाहे वो आपका ग्रुप डी का पेपर हो, ठीक है, चाहे ग्रुप डी में हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे रेलवे में कोई भी एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी का कोई भी पेपर हो, वहां से स्टेट में भी अगर आप जाओगे तो आपको उस टॉपिक से आपके सवाल नहीं छूटेंगे। तो थोड़ा सा धैर्यता बनाइएगा। अगर इस जो मैंने स्टार्ट किया है इस सीरीज में अगर आप कंटिन्यू बन गए, तो वाकई कह रहा हूं जो कभी बायोलॉजी पढ़े होंगे उनके लिए ये रामबाण का काम करेगा। तो पहला सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। सेल, देखिए सेल को हम स्टार्ट किया हूं, मैंने सेल को इसलिए लिया है इसका मकसद एक ये है कि जब आप घर बनाते हो तो घर बनाने से सबसे पहले उसकी जो बेसिक यूनिट को आप जानकारी लेते हो वो कौन सी होती है, तो ईंट की होती है। तो आप सबसे पहले उस ईंट के बारे में पढ़ोगे, ना कि आप उस पूरे घर के रूम या उसकी जो डाइनिंग हॉल है, पूजा हॉल है, चाहे कोई भी चीज है, उसको पढ़ने से पहले आप उस ईंट के बारे में पढ़ते हो। तो उसी प्रकार आपकी जो बॉडी है, एनिमल, ठीक है, एनिमल बॉडी हो गई, चाहे प्लांट की कोई भी बॉडी है, तो उसका जो निर्माण हुआ है, उसकी जो बेसिक यूनिट जिससे वो बनी हुई है, आप उसको सबसे पहले पढ़ोगे, ठीक है। तो उसके बाद आप जाओगे डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ोगे, जो आपके स्टमक में क्या है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद पेनक्रियाज है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप पढ़ोगे, जो आप श्वसन नलिका के बारे, चाहे पूरा फूड पाइप हो गया, नोज हो गया, सारी चीजें आप वहां से पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा जो आपका बॉडी का जो निर्माण हुआ है, वो जो स्टमक बना है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बना हुआ, वो किससे बनी हुई है, तो सेल से बनी हुई है। वो बेसिक यूनिट कौन सी है, तो कोशिका है। तो उस कोशिका को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट है आपकी। ये आपका सेल का फिगर है। अब सेल में देखिए, ये जो कोशिका एक छोटी सी स्मॉल सेल है, अब ये इसी से ऐसे कई सारे सेल मिल करके आपके बॉडी का निर्माण हुआ है। मिलियन ट्रिलियन में आपके ये इस सेल जो है आपके बॉडी में प्रेजेंट है। तो मैं एक सेल को उठा करके उसके बारे पूरी की पूरी चीजें जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। तो पूरा का पूरा अगर हम बात कर ले तो सेल के जो पार्ट्स होते हैं, ये जो सेल का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके कई सारे प्रोडक्ट है, मतलब कि कई सारे पार्ट है। ये इसको हम बायोलॉजी टर्म में कहते हैं सेल ऑर्गेनेल, यानी कि कोशिकांग। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा सब कुछ। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक कोशिका, ये मैंने एक जो आपके देखिए बॉडी में मिलियन ट्रिलियन में प्रेजेंट है, वो मैं केवल एक कोशिका को उठा करके बताना चाह रहा हूं कि उस कोशिका के बारे हम क्या क्या जान सकते हैं, उस कोशिका में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो इस कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, उसके बाद न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम हो गया, क्रोमेटिन हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गए, साइटोप्लाज्म हो गए, बहुत सारी चीजें। बट इसमें सबसे मैं आपको आज जो मैं बताने वाला हूं, न्यूक्लियस, पहला टर्म काफी जो इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस, और दूसरा जो है क्रोमोसोम। तो उसी पार्ट को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी कोशिका है, जो मैंने यहाँ लिखा है सेल, और ये जो आप एक और गोल सा आप देख रहे होंगे, इसे हमने कहा है न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो आप देख रहे होंगे ये है न्यूक्लियस, और इसके बाहर एक कवरिंग की गई हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो आप देख रहे हो, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर में जो डॉट डॉट करके दिख रहा है वो एक लिक्विड पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी हिंदी में कहे तो कोशिका द्रव्य। धैर्य बनाइएगा वीडियो के अंत तक बस। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से इस प्रकार, इसे हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिन। और आप इसी न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जो कोशिका द्रव्य में एक गोल आकार की संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रिका, ठीक है।
बस कुछ नहीं समझ में आओगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये कोशिका का फिगर है, एक कोशिका मैंने लिया जो आपके बॉडी में मिलियन ट्रिलियन में प्रेजेंट है। उस कोशिका के अंदर मैंने अभी केवल आपको बताया केवल न्यूक्लियस के बारे में। ये जो आपका गोल सा इस प्रकार का आप देख रहे हो आकार, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। और इसको जो कवर करके रखा हुआ है चारों तरफ से, उसे हम क्या नाम दिए हुए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या फिर हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या हिंदी में कहे तो केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने कहा कि कुछ लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है। ये लिक्विड पार्ट क्या, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड द्रव्य, और न्यूक्लियो हो गया क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब इसी के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने नाम दिया है क्रोमेटिन, और गोल आकार की संरचना जो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में, न्यूक्लियस के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर ही एक गोल आकार की संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। बस पहला सवाल आपसे जो यहाँ पूछा गया था रेलवे ने ही पूछा था। अब ये आपके रेलवे में ही नहीं केवल पूछा गया है एसएससी को उठा लो, पीसीएस में, बिहार पीसीएस में चले जाओ, जेपीएससी में आ जाओ, कोई भी स्टेट में न्यूक्लियस से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया था कि इंग्लिश में मैं भी बताऊंगा, परेशान नहीं होगे, सारा टर्म इंग्लिश हिंदी में है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा केवल इंग्लिश में, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो पूछा गया था कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट जो सेल, जैसे कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बनाया था, ये सेल है, इसके अंदर मैंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर आपको मैंने दिखाया क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिर गोल्जी बॉडीज है, राइबोसोम है, लाइजोसोम है, क्रोमोसोम है। तो यही इसमें से, ये सेल के अंदर जो इतने पार्ट मैंने जो बताया, इसमें से सबसे बड़ा पार्ट पूछा जा रहा है कौन सा है, यानी कि इंग्लिश में कहें कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल कौन से होते हैं कोशिका में, किसी भी एक कोशिका में। तो हिंदी में अगर पूछा गया तो आपसे कोशिकांग पूछा जाएगा। यानी कोशिकांग का मतलब क्या समझ में आ रहा है, सेल, एक कोशिका जो थे उसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, उसके जो पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिकांग, यानी कि कोशिका का अंग। जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी अंग क्या हो गया, हाथ, पैर, नाक, कान, इसी प्रकार कोशिका की जो अंग है जिससे वो मिल करके बनी हुई होती है एक कोशिका, उसमें उसकी सबसे बड़ी, जैसे कि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी अगर अंग पूछ लिया जाए तो हम बोलेंगे पैर, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल, पैर, लेग को बोलते हैं। उसी प्रकार एक कोशिका के जो अंग है यानी कि कोशिकांग जो है उसकी सबसे बड़ी पार्ट यानी कि सेल ऑर्गेनेल, इंग्लिश में उसकी पूछा जाएगा लार्जेस्ट पार्ट क्या है, तो आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस आप दोगे। न्यूक्लियस क्या है, मैंने फिगर में आप बहुत अच्छे से भी आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस से और क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला तो पूछा जाएगा कि ये न्यूक्लियस जो होते हैं ये क्या एनिमल में प्रेजेंट, देखिए एनिमल इन द सेंस को समझना है कि आप ह्यूमन बीइंग भी है, ठीक है, हम और जितने भी जानवर, मतलब कि जानवर इन द सेंस कि हम खुद जानवर ही हैं एक तरह से, तो हम लोग एनिमल किंगडम में ही आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए प्लांट में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ भाई, बायोलॉजी रटने वाली चीजें हैं काफी इसमें चीजें, तो बताता हूँ मैं। तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, यानी कि देखिए जो प्लांट, एक मैं प्लांट का सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैंगो ट्री है, ठीक है, प्लांट में आता है मैंगो। तो मैंगो जो ट्री बनी हुई है जो पूरा इस प्रकार से, देखिए मैंगो, आपको जो ये मैंगो ट्री दिख रहा, तो ये जो इतनी बड़ी जो मैंगो ट्री बनी हुई है, इसके अंदर भी एक छोटी सी कोशिका होगी, और इस कोशिका से, इसमें भी मिलियन ट्रिलियन कोशिका से इस एक मैंगो ट्री का निर्माण हुआ। तो इसमें भी इस कोशिका के बारे भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो चाहे प्लांट की हो चाहे वो कोई एनिमल, हम ह्यूमन बींग्स हो, तो उसी कोशिका के बारे पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपसे वही पूछा गया, तो क्या न्यूक्लियस प्लांट के सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और या फिर एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिएगा बोथ प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल के सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग के जो एक कोशिका, हम लोग की जो बॉडी निर्माण हुई कोशिका से, उस कोशिका में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और वो जो प्लांट है, प्लांट का जो निर्माण हुआ कोशिका से, उस कोशिका के अंदर में भी क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात पूछा जाएगा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा कोशिका का कोशिका अंग होता है कौन, तो न्यूक्लियस। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल हो, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल कौन सा हो गया, तो न्यूक्लियस। इसकी खोज किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दिया लिखना, उसको भी आप नोट डाउन करोगे कि इस जो खोज की गई थी किसके द्वारा, तो ये साइंटिस्ट, ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया यहाँ पे, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, डिस्कवरी में आप जो पढ़ते हो, तो इसकी जो डिस्कवर्ड की गई थी किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और आपसे पूछा जाता है वो कौन सी प्लांट थी, तो ऑर्चिड आपको याद रखना है, ऑर्चिड प्लांट में इसकी खोज की गई थी, ऑर्चिड के रूट में, ठीक है, ऑर्चिड एक प्लांट होता है उसके जड़ में इसकी खोज की गई थी, किसकी, न्यूक्लियस की, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया इधर।
नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे, तो बात आगे आगे की अब हम करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, पूछा जाएगा कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, या फिर मैनेजर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, या कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस को ही कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल, तो याद रखना आपको किसको कहते हैं, तो न्यूक्लियस को कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं। ठीक है, जब स्टडी न्यूक्लियस की कोई स्टडी करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कह दिया जाता है, तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कार्डियोलॉजी से आप क्या समझते हो, तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, जो भी स्टडी की जाती है न्यूक्लियस के बारे में हम उसे क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। बहुत बार पूछा गया सवाल बीपीएससी में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अब पूछा जाएगा कि एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में वो कौन सा सेल का नाम बताइए जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखिए एनिमल में, यानी कि आरबीसी हम इसे कहते हैं, रेड ब्लड सेल। जब आप ब्लड पढ़ोगे तो वहां आएगा, रेड ब्लड सेल में जो होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और प्लांट में एक सीब सेल होता है, जब हम टिश्यूज पढ़ेंगे उसमें सीब सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्लांट में सीब सेल जो होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो दो जगह जो होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्लांट में अगर पूछा जाए तो सीब सेल में, आरबीसी में पूछा जाए तो न्यूक्लियस में, सॉरी आरबीसी के न्यूक्लियस में एब्सेंट होता है। ठीक है, 10 मिनट हो गया अभी। तो पहली चीज तो एनिमल में, आरबीसी में, ठीक है, एनिमल के कौन से सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो रेड ब्लड सेल में। प्लांट में किस में एब्सेंट होता है, तो सीब सेल में। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर। देखिए जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एसिड पाए जाते हैं। ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो इसके अंदर एसिड पाए जाते हैं, उसे हम देते हैं न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए हम उसे कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसे भी पूछा गया सवाल था आपके एनडीए में कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है या फिर बेस पाया जाता है। तो याद रखिएगा एसिड पाया जाता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो होता है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है दो फॉर्म में होता है, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए, इसी एसिड से जो होता है न्यूक्लिक एसिड से डीएनए एंड आरएनए का फॉर्मेशन होता है। या फिर आप बोल सकते हो डीएनए एंड आरएनए जो होता है इसी न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियस के अंदर जो होता है लिक्विड, उसे हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो मैंने लिक्विड बताया था इसके क्या नाम होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। मेनली इसमें लिक्विड में क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, याद रखना है, लेकिन मैक्सिमम अगर अधिक क्वांटिटी बात करें तो वाटर प्रेजेंट होता है। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया कि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है एसिड पाया जाता है, एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और ये किस फॉर्म में होता है, डीएनए एंड आरएनए के फॉर्म में होते हैं। क्लियर है मेरे भाई, इतना चीज। आगे हम लोग बात करना चाहेंगे कुछ चीजें और। तो ये आपका इतना कुछ हो गया आपका मेनली न्यूक्लियस से आपके जो सवाल बन सकते थे। मैंने पूरा का पूरा छान मारा, जहां से भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिया है। तो न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए एंड आरएनए के फॉर्म में। और ये डीएनए क्या होता है, डीएनए मैं फिर से अभी जब क्वेश्चन आएगी डीएनए के बारे में पूरा बताऊंगा। डीएनए देखिए मैं बता देता हूँ, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीजें ट्रांसफर होता है, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि उसे ही हम कहते हैं डीएनए। इसलिए आपने सुना होगा डीएनए टेस्ट किया जाता है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, इसे लेकर के जाता कौन है, तो पहली बात तो ये याद रखिएगा, इसे लेकर के जाने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं जीन। और जब कोई न्यू बेबी का बॉर्न होता है, वो बेबी लड़का है या लड़की है वो डिसाइड कैसे होता है, क्रोमोसोम से। तो अब हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे। इतना कुछ क्लियर हो गया आपका, न्यूक्लियस पूरा का पूरा कंप्लीट कराया भाई। देखिए न्यूक्लियस में मैंने अभी क्या नहीं कराया, डीएनए नहीं करवाया, आरएनए नहीं करवाया, ठीक है, और सेल डिवीजन भी नहीं करवाया। तो वो क्वेश्चन आएगा तो वो आपका हो जाएगा। 12-13 मिनट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मटर में कितने जोड़े, मतलब गुणसूत्र कितने प्रेजेंट होता है मेनली। देखिए पहला चीज तो आप याद रखिएगा गुणसूत्र के बारे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो प्रेजेंट होते हैं पेयर में, यानी कि जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल आपको यहां से पूछा जा सकता है क्रोमोसोम से कि इसके डिस्कवर्ड, यानी कि खोज किसने किया था, तो वाल्डेयर ने किया था। ठीक है, वाल्डेयर ने किया गया था। नेक्स्ट इसके जो केंद्रक द्रव्य, मैंने जो अभी जो बताया यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने इस प्रकार से बनाया था, अभी आपको दिखाया था, इसको हमने क्या नाम दिया था, क्रोमेटिन कहा था। देखिए क्रोमेटिन कहा था, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और यही क्रोमेटिन जो होता है क्या चीज का निर्माण करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ये जो क्रोमेटिन होता है इसी से क्या होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। और मेनली जो क्रोमोसोम बने होते हैं, अब मैंने क्या बताया, देखिए इसके अंदर क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या नाम दे दिए, क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन जो निर्माण करता है किसका, क्रोमोसोम का, यानी कि गुणसूत्र का। और ये गुणसूत्र जो है जो बने होते हैं किसके, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन जो मैंने अंदर बताया एक प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा
डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोसोम जो बने होते हैं किसके, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। निर्माण किसने किया, क्रोमेटिन ने किया। क्रोमेटिन क्या था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक संरचना होती है जो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट, क्रोमोसोम हमेशा कैसे होता है, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ऑलवेज फाउंड इन पेयर। नेक्स्ट आपका सवाल पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम कब दिखाई देता है, तो याद रखिएगा जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय ही क्रोमोसोम आपको दिखाई पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी जेपीएससी का जो पेपर दे रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, जीन लगे होते हैं, ठीक है। जीन जो होता है मैंने क्या बताया था, ये जो जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, ले करके जाता है न्यू बेबी के अंदर। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो आपके अनुवांशिक लक्षण है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होता है वो क्या ट्रांसफर होता है, तो डीएनए ट्रांसफर होता है। उसको ट्रांसफर करने वाला कौन है, तो जीन है। जीन की खोज किसने की, जॉनसन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्रोमोसोम की खोज किसने की, वाल्डेयर ने। जीन की खोज किसने की, जॉनसन ने। स्टडी ऑफ जीन को क्या कहा जाता है, तो जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, तो ग्रेगर मेंडल है, जो सबको पता होगा। नेक्स्ट, जीन जो होता है जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है न्यू बेबी में, मैंने बता दिया। नेक्स्ट, केंद्रक द्रव में गोल आकार की एक रचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका कहते हैं। देखिए अभी मैं आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे कि एक गोल आकार की संरचना जिसे मैंने क्या कहा, केंद्रिका कहा यानी न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियोलस से क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। न्यूक्लियोलस जो होता है आरएनए एंड प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो पहला बात मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे लिक्विड पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट में क्या है, वाटर है, प्रोटीन है, मिनरल्स है। और अब मैंने क्या बताया था कि ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। यही न्यूक्लिक एसिड किस फॉर्म में होता है, डीएनए एंड आरएनए होते हैं। तो आरएनए और ये जो प्रोटीन होते हैं उसको संश्लेषण में ये हेल्प करता है न्यूक्लियोलस केंद्रिका, ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया होगा आपको तो बहुत अच्छे से। तो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। सेल डिवीजन जब होता है तो सबसे पहला जो पार्ट सेल का जो डिवाइड करता है कोशिका विभाजन का, बीपीएससी जेपीएससी या फिर सीडीएस एनडीए का पेपर दे रहे हो तो ये टिपिकल सवाल बनता है ये थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको पूछने के चांसेस है। सेल डिवीजन जब होता है तो सबसे पहले सेल के न्यूक्लियोलस डिवाइड होना स्टार्ट होता है, यही केंद्रिका जो होती है सबसे पहले डिवाइड होना स्टार्ट होती है। और जिनको क्या कहा जाता है, वैक्यूल ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है, अनुवांशिकता का वाहक भी कहते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 6 गुणसूत्र होते हैं। पेयर पूछ लेगा ऑप्शन में तो देख लीजिएगा 3 पेयर होगा। डॉग में पूछेगा तो 78 गुणसूत्र 39 पेयर। डॉग में पूछ ली सॉरी कैट में पूछ लेगा तो 38 गुणसूत्र यानी कि 19 पेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रॉग में कितने गुणसूत्र है तो 26 गुणसूत्र है। चिंपैंजी में 48, हाथी में 56, मानव में 46 गुणसूत्र। अभी 46 गुणसूत्र को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं डिटेल में। 46 गुणसूत्र यानी कि 23 पेयर होते हैं, ठीक है। एक मानव के बॉडी में कितने हो गए, मानव के एक कोशिका में, ठीक है, एक कोशिका की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम देखिए दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होता है आपका, सॉरी यहाँ मिस हो गया है आपका, एलोसोम, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ लिख दूँ, इसमें लिखाएगा थोड़े ना भाई, इसमें आप लिख लो एलोसोम, ठीक है, एलोसोम। तो पहला चीज देखिए यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 44 + 2, ये क्या हो गया 46, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, परेशानी हुई है मैं बता रहा हूँ अभी आपको। देखिए मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है एक्स एंड वाई, यानी कि क्रोमोसोम आपको कैसे दिखाई पड़ेगा, एक्स वाई में, एक्स एक्स में, ठीक है। पहली बात तो ये, तो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं यानी कि कोई भी मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई होता है, और फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है एक्स एंड एक्स होता है। पहली बात तो ये सवाल आपको पूछा जाता है। तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिखने की कोशिश की है 44 + 2 यानी कि 46। तो 44 क्रोमोसोम को मैं एज इट इज ऐसे लिख दिया, और 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स एक्स, 44 45 46, या फिर मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 44 + एक्स एक्स 44 45 46 लिख सकता हूँ, बिल्कुल ये क्लियर है। तो उसी प्रकार मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है 44 क्रोमोसोम और 2 क्रोमोसोम। ये 44 क्रोमोसोम को क्या कहते हैं ऑटोसोम्स कहते हैं, और ये 2 क्रोमोसोम को क्या कहते हैं एलोसोम कहते हैं, एलोसोम कहते हैं, लिख लीजिएगा। और ये जो 44 क्रोमोसोम होता है यानी कि ये जो ऑटोसोम्स होता है, पूछा जाता है ये सवाल, शरीर के निर्माण में सहायक होता है, जो बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है ये बॉडी के फॉर्मेशन में सहायक होते हैं। लेकिन ये जो 2 क्रोमोसोम होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं मैं लिख दे रहा हूँ एलोसोम, ठीक है,
एलोसोम, ये जो होता है सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम होते हैं। तो पूछा जाएगा कि सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम कौन सा है, तो ऑटोसोम या फिर एलोसोम। तो याद रखना है आपको, एलोसोम होता है सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम। और ये मनुष्य में लिंग निर्धारण में सहायक होता है, मतलब कि लड़का है या फिर लड़की पैदा होगा, न्यू बेबी जो हुई है वो लड़की हुई है या फिर लड़का हुआ है, ये कौन डिसाइड करता है, तो आपका एलोसोम करता है डिसाइड। क्लियर है मेरे भाई, इतना क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब कोई भी मदर और फादर है, तो जब उनका जब क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है तो लड़का लड़की कैसे बनता है। तो एक मेल है उसमें कितना क्रोमोसोम होगा, 46 होगा, और एक फीमेल है तो इसमें कितना होगा, तो 46 होगा। तो मैंने इसको लिखने की कोशिश की है 44। अब मेल है तो इसका क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स एंड वाई, मैंने अभी बताया, और फीमेल है तो क्या होगा, एक्स एंड एक्स। तो वही मैंने लिखा एक्स एंड एक्स, एक्स एंड वाई, और 44 क्रोमोसोम तो सब में ही होगा, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये ऑटोसोम जो होता है ये सब में प्रेजेंट होता है, लेकिन एलोसोम जो होता है सेक्स डिटरमाइनिंग, ये डिपेंड करता है कि क्या गया है, एक्स वाई गया है या फिर एक्स एक्स गया है। तो हमने इसे क्या क्या मैंने इसे तोड़ने की कोशिश की। जब मैंने इसे तोड़ा तो मैंने क्या देखा, ये टूटेगा एक बार 22x और एक क्या टूटेगा 22y में, ये टूटेगा 22x में और ये क्या टूटेगा 22x में। अब हम दोनों को मिलाते हैं, ठीक है। जो फादर थे, फादर के 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम आता है, और इधर से मदर की जो होते हैं 22 प्लस एक्स आता है, यानी कि क्या मिल गया 22 22 44 हो गया। यहाँ से एक्स, ये एक्स आ गया, और ये एक्स आ गया, यानी कि 44 क्रोमोसोम। ये तो बॉडी के फॉर्मेशन में लड़का लड़की दोनों में होता है, और ये एक्स एक्स है, यानी एक्स एक्स किसका होता है, यहाँ मैंने बताया, देखिए एक्स एक्स किसका हो गया, फीमेल, यानी कि जो बच्चा होगा, न्यू बेबी होगा, वो क्या होगा, लड़की होगा, ठीक है। उसी प्रकार अब हम बात करते हैं, फादर से आया 22 प्लस एक्स, और फिर यहाँ ये मदर से क्या आ गया 22 प्लस एक्स। तो फिर से जब कॉम्बिनेशन हुआ 44 प्लस एक्स एक्स, तो यहाँ से कौन बेबी होगी, तो लड़की होगी। नेक्स्ट फादर से आया 22 प्लस वाई, और लड़का से मम्मी से जो आई 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, 22 प्लस एक्स, तो 22 मिला, तो क्या हो गया 44। ये आपका आया क्या, y आया, ठीक है, y आया, और ये क्या आया, x आया। तो y और x किसका होता है, मेल का होता है। तो जो लड़का होगा वो क्या होगा, मेल होगा। देखिए उसी प्रकार फादर से आया 22 प्लस वाई, और इधर मदर से आया 22 प्लस एक्स। तो 22 क्या हो गया 44, ये आया y और ये आया x, तो 44 xy क्या होता है, मेल होता है। तो जो लड़का होगा वो बेबी होगा, जो मेल होगा। तो मेल होने के लिए जो मेनली जिम्मेवार कौन होते हैं, तो लड़के ही होते हैं, मेल ही होते हैं। जो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, मतलब लड़का हो या लड़की, वो डिपेंड करता है लड़के के क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, फादर के क्रोमोसोम। तो मेल होने के लिए वाई क्रोमोसोम जिम्मेवार होती है, लड़कियां ऐसी कुछ भी जिम्मेवारी नहीं होती है भाई। अच्छा, मेल के स्पर्म में जो शुक्राणु की संख्या होती है कितने, 23 क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल के ओवम जो अंडाणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 होते हैं। और यही दोनों जब 23 क्रोमोसोम जब मिलेगा तो एक बेबी का निर्माण होता है, ठीक है। जब सेल डिवीजन में बताऊंगा तो यहाँ बताऊंगा, ये जब कोशिका का विभाजन होता है, तो जो जिसका विभाजन होता है जिस कोशिका को, उसे हम कहते हैं पेरेंट सेल। जिस सेल का डिवीजन होता है उसे हम पेरेंट सेल कहते हैं, और जो न्यू सेल का निर्माण होता है उसे क्या नाम देते हैं, डाउटर सेल, ठीक है। डिवीजन के बाद जो न्यू सेल बनते हैं इसे हम क्या कहते हैं, डाउटर सेल कहते हैं, ठीक। तो चलिए क्लियर है, आज की क्लास यहीं खत्म करो, बस भाई सपोर्ट करना, ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करना मत छोड़ना भाई, लाइक करना मत छोड़ना भाई। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज कमेंट करके बताना मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।